हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 9 लेकर आया हूँ। इसमें मुख्य रूप से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी से संबंधित 25 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है। ये ऐसे उच्च प्रश्नों की श्रृंखला है जो पूर्ण रूप से हमारे उच्च स्तरीय टीम के उच्च मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये प्रश्न आपको यूजफुल है ऑल ओवर इंडिया पीसीएस, जैसा कि यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी एवं भारत के सभी पीसीएस, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, आरआरबी जेई, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एसएससी जेई, एसएससी जीडी, बैंक से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एलआईसी, डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप, एयरफोर्स एफकैट, नेवी, एसएसआर एवं वैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से ये सभी प्रश्न आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे गलती से आपका फर्स्ट क्वेश्चन मिसिंग है। स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ऑप्शन है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यतः उत्प्रेरक हम किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें मुख्य रूप से अभिक्रिया की दर की वृद्धि होती है एवं अभिक्रिया जो है वो बढ़ जाती है, उसे ही हम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख वायु प्रदूषक का उदाहरण है। अगर मुख्यतः देखा जाए तो वायु प्रदूषक का उदाहरण कौन है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा जो है वो वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO से दर्शाते हैं। मुख्यतः ये फैक्ट्री, गाड़ियों से निकलने वाले जो प्रदूषण विषैले धुएं होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और ये मुख्य रूप से हमारे जो वायुमंडल के जो ओजोन परत है उन सभी को ह्रास पहुंचाते हैं, उनको दिन प्रतिदिन पतली करते जा रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये सभी गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो तंबाकू का धुआं मुख्य रूप से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हानिकारक होता है। उसमें मुख्यतः क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी मेलाथिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर मुख्य रूप से अगर हम तंबाकू के धुएं के बारे में देखें तो ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हानिकारक होती है। ये हानिकारक इसलिए है क्योंकि इसमें निकोटीन नामक सब्सटेंसेस पाया जाता है, जो कि डायरेक्टली बेसिस पे अगर हम देखें तो फेफड़ों को प्रभावित कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग वाला पदार्थ है।
अगर जितने भी खाने के पदार्थ हैं जो डब्बे में पैक होकर आते हैं, तो वो सभी काफ़ी लंबी दिनों तक आप देखते हैं कि सुरक्षित रहते हैं एवं खाने योग्य होते हैं। तो उनमें मुख्यतः क्या मिलाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। मुख्य रूप से बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण या बेंजोइक एसिड ये खाने के चीज़ों को परिरक्षित करने के लिए, उनको काफ़ी लंबे समय तक सेफ रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जितने भी पैक्ड फूड या डब्बे में बंद खाने आते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, तो उसमें मुख्यतः सोडियम एसिड का सोडियम लवण मिलाया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो उसमें से कौन सा जीव है जो मुख्यतः हमें वायु प्रदूषण को दर्शाता है कि हमारे वायुमंडल में या किसी भी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की मात्रा क्या है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मुख्य रूप से लाइकेन जो है वो किसी भी क्षेत्र की प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ये बताता है कि वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा क्या है, कितनी तेज़ी से ये बढ़ रही है या कितनी तेज़ी से ये घट रही है। उन सभी चीज़ों को दर्शाने का काम मुख्यतः लाइकेन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है। जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं ये सभी ऐसे गैसेस होते हैं जो मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन लेयर है उन सभी चीज़ों को हरास कर रहे होते हैं एवं ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के उदाहरण कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है एवं काफ़ी बहुसंख्या में पेड़ पौधों के कटाव के कारण पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिनके कारण इसकी मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है एवं ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। समय पर बारिश का ना होना, आपदाओं का आना, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ये सब बहुत सारे इसके ऐसे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैसें इनमें से कौन सी है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये मुख्य रूप से ओजोन परत जो है उनको पतली करते जा रहे हैं, पृथ्वी का तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सब मुख्य रूप से ऐसे कारण हैं जिनके तथ्य या जिनके जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसके ऑप्शन हैं ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है और ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब क्या है? अगर व्यापक टर्म में अगर हम देखें तो जैव विकास को मुख्यतः किस रूप में दर्शाया जाता है? ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, परिवर्तन के साथ अवतरण, उत्परिवर्तनों का होना, जननकों के लक्षण की वंशागति। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन के साथ अवतरण। मुख्य रूप से अगर हम व्यापक रूप में स्वीकृति की अगर बात करें तो
जैव विकास जो चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत है, उन्होंने जैव विकास और उनकी उत्पत्ति के बारे में अपना सिद्धांत प्रतिपादित एवं प्रस्तुत किया था। तो उसमें मुख्य रूप से परिवर्तन के साथ अवकरण लोगों में चेंजिंग बदलाव आना स्टार्ट होती है, उनका विकास प्रारंभ होता है, उसे ही हम उत्परिवर्तन या जैव विकास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो अगर हम जीवन वृत्त के बारे में बात करें तो मुख्यतः जीवन वृत्त में जो जातीय सिद्धांत होते हैं ये किस सिद्धांत को स्पष्ट करती है? ऑप्शन है प्राकृतिक चयनवाद, उत्परिवर्तन, आनुवांशिकी, पुनरावृत्ति सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुनरावृत्ति सिद्धांत। जीवन विज्ञान में अगर हम देखें तो जातिवृत्ति की मुख्य रूप से इस सिद्धांत को पुनरावृत्ति सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जिसमें से जीव जंतु एवं उनके विकास, उनके रहन सहन, उनके डेली लाइफ के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडे देते हैं और सीधे बच्चे को जन्म नहीं देते हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है या कौन से ऐसे स्तनपायी है जो मुख्य रूप से अंडे देते हैं, अंडे को गर्म करके उनके बच्चों का जन्म होता है, वो सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं? ऑप्शन है एकिडना, कंगारू, सेही, व्हेल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मुख्य रूप से एकिडना ये अंडे देते हैं और उसके बाद अंडों का सेचन करने से इनके बच्चों का जो है वो जन्म होता है, विकास होता है, जबकि कंगारू, सेही और व्हेल ये सब ऐसे स्तनपायी के उदाहरण हैं जो मुख्यतः डायरेक्टली बेसिस पे बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों के भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। मुख्य रूप से अगर जीव जंतु के बारे में बात करें तो भ्रूणावस्थाओं में वो किस नियम को दर्शा रहे होते हैं? ऑप्शन है उद्विकास नियम, फ्लेमिंग का नियम, बायोजेनेटिक नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मुख्य रूप से बायोजेनेटिक नियम में कोई भी जीव जंतु अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु के पूर्वजों की भ्रूण अवस्था को दोहराते हैं एवं उन सभी चीज़ों को दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? इनमें से कौन से पक्षी का उदाहरण है? ये चारों पक्षी के नाम दिए गए हैं और कौन से पक्षी इनमें नहीं उड़ सकते हैं? ऑप्शन है मोर, बत्तख, स्टॉर्क, एमू। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एमू एक प्रकार का पक्षी है और मुख्य रूप से ये ऐसे पक्षियों का उदाहरण है जो उड़ नहीं सकते हैं, जबकि मोर, बत्तख एवं स्टॉर्क ये सभी आसानी से उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? अगर चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करें तो उन्होंने प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें से सबसे अधिक प्रभाव की अगर हम बारे में बात करें तो सबसे अधिक प्रभाव किसका था? ऑप्शन है आबादी पर माल्थस के लेख का, ऑप्शन बी डी ब्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत का, ऑप्शन सी आनुवांशिकी के संबंध में मेंडल के मटर का उपयोग का, ऑप्शन डी उत्तरजीविता पर वेवेल्स के लेख का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आबादी पर माल्थस के लेख का। मुख्य रूप से माल्थस ने अपना जो थ्योरी को प्रतिपादित किया था उसमें अगर हम चार्ल्स डार्विन के चयनवाद का सिद्धांत अगर देखें या
प्रकृति के उत्पत्ति का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसमें मुख्य रूप से माल्थस का सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा अधिक प्रभावित है, या उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अधिक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? अगर हम बायोलॉजी या जीव विकास के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको किसने समझाया था? ऑप्शन है लेमार्क, न्यूटन, आइंस्टीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मुख्य रूप से लेमार्क, जो फ्रांस के एक जैव वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम जीव विज्ञान एवं इनसे संबंधित तत्व को समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? अगर हम जैव विकास के बारे में बात करें तो जैव विकास के प्रमाण के संयोजक के रूप में इनमें से कौन से जंतु है? ऑप्शन है पक्षियों और स्तनियों के बीच ऑर्कियो ओटेरिक्स, मछलियों और स्तनियों के बीच वेल, आधुनिक मानव एवं पेकिंग मानव के बीच जावा मानव। ऑप्शन डी सरीसृपों और स्तनियों के बीच बत्तख, चौंची, प्लेटेपस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर जैव विकास के प्रमाण के हिसाब से देखें तो इनमें से कौन सा जंतु संयोजक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो सरीसृप और स्तनियों के बीच बत्तख और चोची प्लेटिपस, ये सब मुख्य रूप से जैव विकास में जितने भी जंतु हैं उनके संयोजक के रूप में काम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रशिक्षित्र में शीतल प्रणाली सदैव है? अगर किसी प्रशिक्षित्र की बात करें तो उसमें शीतल प्रणाली सदैव क्या होती है? ऑप्शन है शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है। अगर किसी प्रशिक्षित्र में शीतल प्रणाली की अगर हम बात करें तो वो कहाँ होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष पर होनी चाहिए। अगर किसी प्रशिक्षित्र की बात करें तो इसमें शीतल प्रणाली को अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये उसकी तली पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? मुख्यतः गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, और ये गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? ऑप्शन है उसका परमाणु क्रमांक 2 है, ऑप्शन बी वह परमाणु से हल्की है, ऑप्शन सी वह जल के अवयवों में से एक है, ऑप्शन डी वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो अगर हम हीलियम के बारे में बात करें तो ये गुब्बारे में भरा जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हीलियम काफ़ी ज़्यादा हल्की गैस होती है एवं वायुमंडल में उतनी प्रतिक्रिया नहीं करती है, जिसके कारण गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है, जिसके कारण गुब्बारे ना के बराबर फटे एवं वायुमंडल में कोई प्रतिक्रिया ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो भारत ने 1975 में अटल बिहारी वाजपेयी एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया था। उससे पहले कितने देश ऐसा कर चुके हैं? ऑप्शन है 5, 4, 6, 3। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मुख्य रूप से भारत से पहले 5 ऐसे देश थे जिन्होंने अपना परमाणु परीक्षण या परमाणु का विस्फोट मुख्यतः कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? अग्नि जो एक प्रकार का विमान है और मुख्य रूप से
ये किस प्रकार का विमान या मिसाइल का उदाहरण है? ऑप्शन है लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक, दीर्घ पारस मिसाइल, ऑप्शन डी दीर्घ पारस तोप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि, जो कि एक दीर्घ पारक मिसाइल है और मुख्यतः ये किसी भी निशानों को दागने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं प्लीज़ आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप उसको अपने नोट डाउन में नोट करने की कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ, उनको इन सभी प्रश्न श्रृंखला का मदद पहुंच पाए, उनको भी लाभ हो पाए। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी छोटे समय अंतरालों की अगर हम बात करें तो इसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है पुल्सर, क्वार्टर्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, श्वेत वामन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मुख्य रूप से परमाणु घड़ियाँ इन सभी को अति लघु अंतरालों को सही मापने के लिए उपयोग में अगर हम लाते हैं तो उन घड़ियों को परमाणु घड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित ईडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? तो सितंबर 2004 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुख्यतः 1969 में इसका स्थापना हुआ था, और इसके द्वारा ईडूसैट एक सैटेलाइट परिवर्तित किया गया था। इसमें कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? ऑप्शन है उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, ऑप्शन बी सुदूर संवेदन, ऑप्शन सी असूचना जानकारी, ऑप्शन डी शैक्षिक संयोजकता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। मुख्य रूप से ईडूसैट ये उपग्रह का उपयोग शैक्षणिक संयोजनकर्ता के रूप में होता है एवं शिक्षा जगत से जुड़ी चीज़ों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? जो यूरेनियम है वो मुख्यतः किस तरह के आइसोटोप में अंत में वो परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है रेडियम, थोरियम, सीसा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मुख्य रूप से अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के अस्थायी आइसोटोप मुख्यतः सीसा में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम या फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी भाभा या होमी जहांगीर भाभा। तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मुख्य रूप से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इनके नेतृत्व में भारत में काफ़ी सारे मिसाइल्स, परमाणु परीक्षण, इन सभी चीज़ों को किया गया था एवं अंतरिक्ष उत्पत्ति में भी, अंतरिक्ष के विनिर्माण में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? अगर मुख्य रूप से यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी विघटन की अगर हम बात करें तो उसमें अंततः किन चीज़ों का निर्माण होता है? ऑप्शन है रेडियम, थोरियम, पोलोनियम,
सीसा। तो अगर हम यूरेनियम के बारे में बात करें तो यूरेनियम के जब विघटन होता है तो इनमें मुख्य रूप से जो चीज़ों का निर्माण होता है वो है सीसा। जब यूरेनियम पूर्ण रूप से विघटित हो जाती है तो इससे जो सब्सटेंस बनते हैं वो शीशा बनते हैं। तो दोस्तों ये आपके 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी। ये सेट 9 है। इससे पहले 8 सेट आ चुके हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और हमारी टीम आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।